इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड पैरामीटर्स जैसे कि बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड आर्डर और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बॉन्ड पैरामीटर्स में अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई है, जैसे एटम है, मान लीजिए आप, ये एटम है, एक एटम ये है। सो एटम के बीच में ये न्यूक्लियाई होगा, ये न्यूक्लियाई होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से बॉन्डिंग होती है। फिलहाल आप इतना ये समझ लीजिए कि दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के बीच का जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, जैसे कि यह एटम ए है और ये एटम बी है। सो एटम ए और एटम बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसका एक इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कम्प्लीटली रिजिड या सॉलिड टाइप नहीं होता है, बल्कि इसमें थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस होती है। तो ये डिस्टेंस कभी बढ़ता और घटते रहते हैं। तो इस डिस्टेंस को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में ले लें तो वही डिस्टेंस इस एटम बी और एटम ए के बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, दिस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। अब देखिए, बॉन्ड लेंथ में तीन चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। पहला तो बॉन्ड लेंथ हो गया, दूसरा होता है कोवैलेंट रेडियस और एक होता है वैन डर वाल रेडियस। सो देखिए, कोवैलेंट रेडियस क्या है। आप जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं ना। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो जो कोवैलेंट बॉन्डेड एटम्स होते हैं, उन कोवैलेंट बॉन्डेड एटम के जो अप्रॉक्सीमेटली जो रेडियस होती है, जैसे कि आप यह समझ लीजिए, इस फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दो एटम्स हैं, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्डेड है। जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड है ये, और ये दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्डेड है। तो इस कोवैलेंट बॉन्डेड एटम की जो न्यूक्लियाई है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 198 pm है। और अब इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ़ कर दें तो ये जो 99 pm आएगा, यही 99 pm जो है इसका कोवैलेंट रेडियस है। और तीसरा जो होता है, ये वैन डर वाल रेडियस क्या होता है। वैन डर वाल रेडियस का मतलब होता है कि जैसे कि किसी मीडियम में दो या अधिक एटम्स जो बॉन्डेड हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड हैं, सो कुछ एटम तो बॉन्डेड होंगे और कुछ एटम जो है आपस में बॉन्डेड नहीं होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सो ये आपस में बॉन्डेड हैं, ये आपस में बॉन्डेड हैं, लेकिन ये एटम, ये मॉलिक्यूल हो गया, अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड नहीं हैं, फिर भी इनके बीच की कोई एक डिस्टेंस होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी। सो अगर हम सपोज करें कि यह x है और ये क्या है, y है, तो x और y के बीच का ये डिस्टेंस जो है वही क्या है, कोवैलेंट रेडियस कहलाता, सॉरी, इसको हम लोग वैन डर वाल रेडियस कहेंगे। जैसे आप इस फिगर से देखिए, तो इस फिगर में दिखाया गया है कि जैसे ये क्लोरीन एटम के बारे में है कि क्लोरीन एटम का तो यह रहा वैन डर वाल रेडियस, कोवैलेंट रेडियस रहा, सॉरी, ये रहा कोवैलेंट रेडियस। अब यह देखिए, एटम जो है बॉन्डेड है आपस में और ये भी आपस में बॉन्डेड हैं, लेकिन इन दोनों बॉन्डेड के बीच ये दोनों, यह और ये दोनों नॉन बॉन्डेड हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कोवैलेंट रेडियस होगी या कोवैलेंट डिस्टेंस कहलाती है। सो इसके न्यूक्लियाई और ये इसकी न्यूक्लियाई, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस 360 pm है, और उसको अगर हम हाफ़ कर दें तो 180 pm हो जाता है। इस तरह से 180 pm इसका कोवैलेंट रेडियस हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको पहले समझ लीजिए कि वैन डर वाल रेडियस और कोवैलेंट रेडियस में क्या डिफरेंस है। तो वैन डर वाल रेडियस क्या होता है कि वैन डर वाल रेडियस का मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड हैं, ये मॉलिक्यूल भी आपस में बॉन्डेड हैं, यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कोवैलेंट डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है, ये कोवैलेंट डिस्टेंस है। लेकिन ये नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, यह x है, सपोज दैट यह y है, तो इनके बीच तो ये नॉन बॉन्डेड हैं। अब इनके बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी वह नॉन बॉन्डेड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जो है कोवैलेंट रेडियस होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप पढ़िएगा अच्छे से। जैसे हाइपोथेटिकली ये देखो बताया गया है, ये कोवैलेंट रेडियस बताया गया है। जैसे अगर दो एटम्स हैं, एक की साइज़ थोड़ी लार्ज है और एक की साइज़ थोड़ी छोटी है, उस केस में भी जो है वैन डर वाल रेडियस, कोवैलेंट रेडियस निकाला जा सकता है। सो अब आगे देखिए, हम लोग आते हैं बॉन्ड एंगल के पर।
तो ये बॉन्ड एंगल क्या है, जैसे मान लीजिए कि वाटर मालिक्यूल है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आगे वैलेंस बॉन्ड रिपल्सन थ्योरी आएगा, उसमें हम लोग बताएंगे कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है और क्यों बनता है। तो अभी फ़िलहाल आप यह समझ लीजिए कि यह जो H है और यह जो H है और यह क्या है, ऑक्सीजन एटम है। सो दिस इज़ द ऑक्सीजन एटम और H एटम। सो इनके बीच का जो यह एंगल है यही बॉन्ड एंगल होता है। जैसे अगर हम लोग कोई भी मालिक्यूल ले लें, जैसे अमोनिया ही ले लेते हैं NH3, तो आप जानते हैं कि एक N हो गया और उसमें 3H हो जाएंगे। तो यह H और N के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, यह जो एंगल होगा यही बॉन्ड एंगल है। और वैलेंस बॉन्ड रिपल्सन थ्योरी में इसके बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन से डिस्कस किया जाएगा। फ़िलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब 2 रहेंगे तो एंगल की बात नहीं आएगी, लेकिन जैसे थर्ड एटम जुड़ेगा, तो जब थर्ड एटम जुड़ेंगे तो जो एक एंगल क्रिएट होगी और उस एंगल को हम लोग बॉन्ड एंगल कहते हैं। और इसको डिटरमाइन करने के लिए इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज किया जाता है और इसकी बहुत सारी रिसर्चेज अभी आगे हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। इस क्लास में आपको इतना समझना है कि किस मॉलिक्यूल में कितना एंगल होता है और कैसे होता है। तो हम लोग आगे एक थ्योरी आएगी VSEPR, उसका नाम है, उस थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी। उसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे इसके बारे में कि बॉन्ड एंगल कैसे क्रिएट होता है। इसका पूरा फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखिए अब बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में ध्यान से देखिए। बॉन्ड इंथैल्पी क्या है कि डिफाइंड एट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इन अ गैसियस स्टेट। अगर गैसियस एटम में जैसे कि हम लोग बात करें H2 की, तो H2 गैसियस है। अब इस H2 गैसियस को इतनी एनर्जी दे दी जाए कि ये H2 गैसियस जो है H मालिक्यूल या H एटम्स में ब्रेक कर जाए गैसियस में ही, तो H प्लस H में यह ब्रेक कर जाए। तो यह क्या है, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी है। और वो कितनी होती है, हाइड्रोजन के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा H स्टैंडर्ड, यह स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। H के ऊपर ये जो ऐसे बिंदी बना हुआ है, डॉट बना हुआ है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। तो H स्टैंडर्ड कितना है, 435.8 किलोजूल मोल इनवर्स, ये इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है। ऐसे ही एक्चुअली होता क्या है कि कितने थर्मोडायनामिक्स में एक रूल है हेस लॉ और एक है फॉर्मेशन। तो उसमें क्या होता है कि जितनी एनर्जी किसी भी मालिक्यूल को बनने में लगती है, उस मालिक्यूल को कम्प्लीटली ब्रेक होने में भी उतनी ही एनर्जी चाहिए, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की प्रोसेस यहाँ पर होती है। सो अगर हम लोग ऑक्सीजन का केस देखें, सो ऑक्सीजन O2 मालिक्यूल, इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है OO के बीच में। यहाँ पर भी आप एनर्जी देख सकते हैं 498 किलोजूल मोल इनवर्स। और नाइट्रोजन में देखिए तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डिंग होती है और यहाँ पे 946 किलोजूल मोल इनवर्स। सो वी कैन सी हियर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड अपॉन द एंथैल्पी चेंज। जितना एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी है वो उसके बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। जहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। अगर किसी बॉन्डेड एटम्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर एंथैल्पी ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्गर होगा। जाहिर सी बात है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो वो ज़्यादा ही वो स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे हम लोग H की बात करें, फिर ऑक्सीजन की देखें और फिर नाइट्रोजन की देखें, तो इसमें पूछा जाए कि कौन जो है सबसे अधिक स्ट्रॉन्गर है, तो आप जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी वो 946 किलो जूल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि बॉन्ड एंथैल्पी जिसकी ज़्यादा होगी, पॉजिटिवली ज़्यादा होगी, वह जो है लेस रिएक्टिव होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेबल अधिक होने का मतलब रिएक्टिविटी लेस है। तो अगर इन तीनों में ही हम पूछें कि सबसे कम रिएक्टिव कौन है, तो नाइट्रोजन है, और सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है, H2 है। दूसरे तरीके से अगर हम पूछें कि सबसे अधिक स्टेबल कौन है, तो नाइट्रोजन है। तो मतलब स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में उल्टा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मोर स्टेबल इज लेस रिएक्टिव, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज दैट फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl, आप HCl को देखिए 431, तो यहाँ पे काफ़ी कम हो गया एनर्जी, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स। और इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मेजर द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड।
अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जैसे कि H2O है, NH3 है, इस तरह से अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो वहाँ पर जो है बॉन्ड एंथैल्पी को मेजर करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। और क्योंकि तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे देखिए इसमें HOH, सो इसमें 2 OH बॉन्ड लगे हुए हैं, है ना, 2 OH बॉन्ड लगे हुए हैं। तो एक OH बॉन्ड की जितनी एंथैल्पी होगी उसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका मिल जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप जो है कुछ डाटा दिए हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी, ये लेंथ है, यहाँ पे एंथैल्पी दिया होगा, दिए हुए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर का 502 किलो जूल मोल इनवर्स है। ऐसे ही OH बॉन्ड का जो है 427 किलो जूल मोल इनवर्स है। अब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है कि जैसे कि H2O है तो H2O ऐसा नहीं है कि ये जो है 2 OH है, ठीक है, इसमें एक OH है तो एक H है। तो यहाँ पर जो है जब H2O ब्रेक करके H और OH में ब्रेक करता है तो 502 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी निकलती है, और जब OH ब्रेक करता है तो यहाँ पे 427 किलो जूल मोल इनवर्स निकलती है। तो इसका मीन निकाल लेंगे तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी हो जाती है, उसे मीन एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। सो बी एवरेज जानते हैं आप मीन निकालने के कि दोनों को प्लस करके 2 अगर टर्म्स हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सो ये 502 एंड 427 फ्रॉम ईयर इसको बाई 2 कर देंगे तो इस तरह से 464 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी निकलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बॉन्ड एंथैल्पी से क्लियर हो गए। अब थर्मोडायनामिक्स में चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में काफ़ी कुछ अधिक डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग जो है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में देखते हैं। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है यह जो है कोवेलेंट बॉन्ड के नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। इन द लेविस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर हम लोग H2 की बात करें, हम लोग बात करें O2 की बात करें और हम लोग N2 की बात करें, सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज 1, ऑक्सीजन इज 2 एंड N2 इज द 3। इट मीन्स there will be single bond between H and H, there will be double bond between HO2 means O and O, and there will be triple bond between N and N। so अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जैसे कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्डिंग है। ऐसे ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका मतलब हुआ ऑक्सीजन पे 2 है। तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी मेथड सीखेंगे आगे। अभी जनरली आप इतना समझ लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको बॉन्ड एंथैल्पी का भी रिलेशन देगा। जैसे कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो सम टाइम एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी दे करके पूछते हैं किसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम लोग N2 दे दें, O2 दे दें और H2 दे दें तो एंथैल्पी तो आप देखे ही थे कि N2 की ज़्यादा थी, तो जिसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगी। ये एंथैल्पी देकर ये नहीं पूछेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये नहीं पूछेंगे, बल्कि पूछेंगे कि किसकी ज़्यादा या कम होगी, अप्रॉक्सीमेटली पूछेंगे। तो N2 की ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, NCERT बुक को पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कुछ और बातें। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।